नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कासल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर के अंदर अपन नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, उसका रिव्यू के बारे में देखेंगे। साथ ही जो सीएनएस फ्लूइड है सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम नर्वस सिस्टम की लास्ट क्लासेज के अंदर एक क्लास के अंदर न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, टोटल न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन। उसके बाद अपन ने न्यूरोग्लियल जो सेल है कितने टाइप्स की होती है, क्या फंक्शन होता है, क्या उनका काम होता है, उनमें अगर किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन है तो कौन सी डिजीज हो रही है। तो लास्ट क्लास में अपन ने नर्वस सिस्टम की जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर अपन न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में पढ़ा था और जिसमें वेरियस टाइप्स की जो न्यूरोग्लियल सेल्स है उसके बारे में देखा था। और उसके सेल्स के बाद में अपन ने कवरिंग ऑफ सीएनएस देखा था, जिसके अंदर 3 लेयर मैंने बताई थी, ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड और पायोमीटर के बारे में। साथ ही स्पेस क्या क्या होता है उनके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में स्पाइनल कॉर्ड के रिव्यू के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सीएनएस फ्लूइड, दैट मीन्स सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, कहाँ से बनता है, कैसे फ्लो होता है, कितनी मात्रा में होता है, प्रोसीजर के बारे में थोड़ा रिव्यू देखेंगे, किस प्रकार लिया जाता है, सैम्पलिंग पर्पज़ क्या है, कलर क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, वो सब कुछ इस क्लास में अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई क्लास की आउटलाइन। आज का टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जैसा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने बताया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और लिम्स वगैरह है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ रही है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के भी बाहर जो कवरिंग ऑफ ब्रेन है, ये ब्रेन की स्ट्रक्चर देगी। इसके बाहर जैसा कि मैंने बताया अंदर वाली लेयर पायोमीटर, उसके बाद अरेक्नोइड, उसके बाद में ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर के जो ऊपर कवरिंग है जिसको अपन बोलते हैं स्कल, क्या बोलते हैं, स्कल। तो स्कल का अगर आपको मीनिंग समझना है, स्कल क्या है, कवरिंग ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको क्या बोला, स्कल। नेक्स्ट मेनिजेज, इस स्कल के जस्ट नीचे 3 लेयर है जिनको क्या बोला, मेनिजेज, कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कवरिंग करने वाली ब्रेन है, ये ब्रेन का ऊपर जो कवरिंग है 3 लेयर है, इसमें मैंने एक ही लेयर बनाई भी, तो 3 लेयर, और इसी साथ में स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, कहाँ से, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से बन रही है, तो ये है फोरामेन ऑफ मैग्नम से स्टार्ट होती होके जो लंबर जो L1 तक है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। उसके बाद में सेक्रम और कॉक्सिक्स क्या है, 2 बोन है। तो दैट मीन स्पाइन का आपसे ओरिजिनल है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओरिजिन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑप्शन में अलग अलग दे सकते हैं। तो फोरामेन ऑफ मैग्नम टू L1। और स्पाइनल कॉर्ड की अगर आपको लेंथ की बात करें कि कितनी लंबाई है, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेंज है, कहीं में 45 सेंटीमीटर है, कहीं में 50, किसमें रेंज दे रही। तो 45 से 50 के बीच में जो ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। तो अडल्ट के अंदर ये होती है, तो अडल्ट के अंदर लेंथ कितनी होती है, 45 से 50 सेंटीमीटर। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के किससे स्थित होती है, चारों तरफ क्या होता है, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा बीच में क्या होता है, कैनाल, जिसमें स्पाइनल फ्लूइड है वो बहता है। दैट मीन्स जो लेयर है स्पाइनल कॉर्ड के नियरेस्ट लेयर कौन सी है, सब अरेक्नोइड स्पेस, सब अरेक्नोइड फ्लूइड, और इससे से ही सीएसएफ का क्या होता है, ड्रेन, जब सैंपलिंग की जाती है सीएसएफ इससे लिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, जैसे ये है ब्रेन की स्ट्रक्चर, तो ये सेरेब्रम, और इसके बाद में ये स्टेम वाला पार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी अलग अलग जो है वो वर्टिब्राज होती है। वर्टिब्राज, सी का मतलब है सर्वाइकल, सर्वाइकल का मतलब जो नेक या अपर जो यहाँ का जो एरिया बना रही है, दैट मीन्स सर्वाइकल। सर्वाइकल के बाद में होती है थोरेसिक, थोरेसिक सर्वाइकल होती है जो जनरली 7। थोरेसिक का मतलब होती है जो थोरेक्स वाला पार्ट बना रही है, ये थोरेक्स वर्टिब्रा बीच में थोरेक्स वाला पार्ट बना रही है, इसको बोला थोरेक्सिक। और थोरेक्सिक का जस्ट बाद जो कमर वाला पार्ट है, लंबर, लंबर रीजन है, वो लंबर वर्टिब्रास कहलाती है। लंबर होती है 1 से 5, सर्वाइकल 7, T12। तो ये भी आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि सर्वाइकल कितनी होती है, थोरेसिक कितनी होती है। एक बार एम्स में पूछा है, तो थोरेसिक कितनी होती है, T12, T12, और लंबर 5। इसके अलावा सेक्रम 5 और कॉक्सिक्स 4। तो ये सेक्रम का जो मेजर एरिया में
है कि फिर एक का बन जाती है। आगे अपन फर्दर कॉकेक्स में भी ऐसे ये फ्यूज होके एक बोन बन जाती है, तो लास्ट में अपन उसको एक में काउंट करते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रा कितनी होती है? 33 में जैसे सर्वाइकल कितनी है? 7, थोरेसिक कितनी है? 12, लंबर कितनी है? 5, L5, और सैक्रम भी 5 होती है, और कॉकेक्स में भी 4 बोन होती है। तो 4 फ्यूजन होके फाइनली अल्टीमेट फिर होके स्पाइनल नर्व 4 से मिलके एक ही नर्व निकलती है। फ्यूजन होके तो नर्व की बात करें तो एक निकलेगी। वर्टिब्रा की बात करें तो सैक्रम 5, कॉकेक्स 4, लंबर L1 से L1, L2, L3, L4, L5, इसी प्रकार T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T12, इसी प्रकार C1 से लेके C7 तक ये सर्वाइकल का मतलब जो गर्दन में है सर्वाइकल एरिया है। उसके बाद में थोरेसिक एरिया है, उसके बाद में लंबर है, उसके बाद में सैक्रम है, उसके बाद में ये लास्ट क्या है? कॉकेक्स। तो इनकी फुल फॉर्म में आगे लिखवा दूंगा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकेक्स। नेक्स्ट बात करें वर्टिब्रल बोन, ये तो होती है वर्टिब्रा, और वर्टिब्रा के बीच में क्या होती है? बोन का मतलब 26 बोन होती है टोटल, क्योंकि मैंने बताया ये चारों मिलके एक बना रही। तो दैट मीन C7, T12, L5, सैक्रम की एक फ्यूजन होके एक बन गई बोन, और कॉकेक्स की फ्यूज होके एक बोन बन गई। तो बोन की बात करें तो कितनी होती है? 26। ये भी इंपॉर्टेंट नंबर है, ये सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। तो आपसे वर्टिब्रा पूछा जाए तो कितना होता है? 33। वर्टिब्रल बोन पूछा जाए तो कितनी है? 26, क्योंकि बोन का नाम आती है, आपको माइंड में आना चाहिए कि कुछ बोन है वो क्या हो रही है? फ्यूज। कुछ बोन क्या हो रही है? फ्यूजन। इसी प्रकार नर्व की बात करें तो नर्व कितनी होती है? 31 पेयर, मतलब 62। तो दोनों तरफ से 31 पेयर इसलिए बोला दोनों तरफ से निकल रही है। एक अगर वर्टिब्रा है तो इधर से भी निकल रही है, उधर से भी। दैट मीन्स इधर की जो सप्लाई लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, दोनों। तो सर्वाइकल में होगी 8 नर्व, थोरेसिक में होगी 12, लंबर में 5, सैक्रम में भी अलग अलग जो बोन्स है, बोन जो फ्यूजन हो वहां से, और कॉकेक्स लास्ट में एक बोन बन जाती है। कॉकेक्स एक बन जाती है तो एक ही निकलेगी वहां से। तो दैट मीन्स स्पाइनल नर्व आपसे पूछे तो 31 पेयर में ये डिवाइडेशन मैंने कर दिया अलग अलग कौन सी कितनी होती है। तो C8, T12, L5, S, सैक्रम 5 और कॉकेक्स 1। ये तो होगी स्पाइनल नर्व। ये 31 पेयर है, ये पेयर नहीं, ये क्या है? पेयर का मतलब दोनों तरफ से निकलेगी। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि टोटल स्पाइनल नर्व कितनी होती है तो 62। ओनली स्पाइनल नर्व टोटल पेयर पूछा जाए तो 31। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान देने लायक है, पेयर पूछा है या टोटल पूछा है या ओनली पेयर पूछा है। तो टोटल पूछा तो 62 आएगी, पेयर पूछा तो 31 आएगी, बोन पूछे तो 26 आएगी, और वर्टिब्रा पूछे तो 33 आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट रिव्यू है स्पाइनल कॉर्ड का वो समझ में आ गया होगा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, कहाँ से जनरेट होती है, कितनी लंबाई होती है, कितने सेंटीमीटर, और मेनली किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट मींस CNS फ्लूइड। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं CNS फ्लूइड। CNS फ्लूइड का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फ्लूइड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फ्लूइड है उसको अपन बोला सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CNS फ्लूइड या CSF। CSF का मीन्स है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका मतलब सेरेब्रो का मतलब क्या है? ब्रेन। स्पाइनल का मतलब क्या है? स्पाइन। और दोनों के अंदर प्रेजेंट है, दैट मीन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CSF क्या है? CSF मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सब अरेक्नोइड जो स्पेस है, सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर मेनली ये फाउंड पाया जाता है, या इसका फ्लो है किसके अंदर होता है? सब अरेक्नोइड स्पेस। तो फाउंड, नेक्स्ट लिख सकते हैं अपन CSF फाउंड इन कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो CSF कहाँ पाया जाता है? ब्रेन। नाम ही है इसके आधार पे इसका नाम रख दिया
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ब्रेन और स्पाइनल फ्लूइड में किस प्रकार का होता है? ये एक सीएसएफ है, अल्ट्रा फिल्टर्ड, अल्ट्रा फिल्टर्ड, अल्ट्रा फिल्टर फ्लूइड होता है। और कलर की बात करें तो क्लियर कलर होता है, क्लियर मतलब कलरलेस फ्लूइड होता है। कैसा होता है? कलरलेस, कलरलेस। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए वाटर का, पानी का कुछ कलर होता है क्या? कोई कलर नहीं, दैट मीन्स कलर है। तो सेम है वाटर, पानी लाइक के जैसा सब्सटेंस, क्लियर फ्लूइड जो कि अल्ट्रा फिल्टर्ड हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड लिख सकते हो आप, अल्ट्रा फिल्ट्रेट फ्लूइड ऑफ फ्लूइड, अल्ट्रा फिल्ट्रेट फ्लूइड ऑफ ब्लड। अब कहाँ से बन रहा है ये सब? फिल्टर कहाँ से हो रहा है? अंदर क्या चल रहा है? ब्लड, बॉडी में क्या सर्कुलेट हो रहा है? ब्लड, दैट मीन्स ब्लड का ही प्रोडक्ट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीएसएफ किसका प्रोडक्ट है? ब्लड का। ब्लड से फिल्ट्रेशन होके, प्लाज्मा भी ब्लड से, ब्लड का प्रोडक्ट है, आरबीसी भी ब्लड का है। तो दैट मीन्स आपसे पूछा जाए सीएसएफ प्रोडक्ट किसका है? ब्लड का। तो ब्लड को इतना ज़्यादा फिल्टर कर दिया जाए कि क्लियर फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाए, और उसी को क्या बोला? सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, इसका फॉर्मेशन कितना होता है? फॉर्मेशन की अगर बात करें तो 0.5 ml पर मिनट इसका प्रोडक्शन होता है, मतलब आधा ml पर मिनट, आधा ml पर मिनट। तो आधा ml पर मिनट के हिसाब से कितना होगा? 30 ml पर आवर हो गया, यस या नो? तो 1 घंटे के अंदर कितना ml? 30 ml। इसी प्रकार हर टाइम ये ब्लड के अंदर, ब्रेन के अंदर ये सीएसएफ है वो बनता रहता है, पुराना रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है, नया बनता रहता है। तो दैट मीन्स इस फ्लूइड की कंसिस्टेंसी है वो बनी रहती है। तो फ्लूइड है रिफ्रेश होता जाता है। तो ओल्ड रीअब्जॉर्प्शन हुआ, डेली का बना, डेली ही रीअब्जॉर्प्शन होता गया। तो आपसे अगर पूछा जाए प्रोडक्शन पर मिनट पूछ लिया जाए तो 0.5 ml, अगर आपसे आवरली पूछ लिया जाए तो 30 ml, और 30 ml के अलावा आपको पर डे पूछ लिया जाए तो 720 ml, 720 ml पर डे। दिन का अगर पूछ लिया जाए तो दिन का कितना हो गया? 720, 720 ml। अब आप बोल रहे हो सर इतना प्रोडक्शन हो रहा है तो दिमाग में भर जाना चाहिए, क्योंकि भरता क्यों नहीं? क्योंकि कुछ जैसा प्रोडक्शन हो रहा है तो वापस क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो कांस्टेंट अगर वॉल्यूम की बात करें कि कांस्टेंट वॉल्यूम दैट मींस रोज बनता है, कुछ रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अगर कांस्टेंट अमाउंट की बात करें तो कांस्टेंट अमाउंट होता है, कांस्टेंट का मतलब जो बना रहता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है कांस्टेंट अमाउंट। कांस्टेंट अमाउंट होता है 135 ml टू 150 ml। कई बुक्स में 130 है, कई में रेंज तरीके है। तो आपसे पूछा जाए कि सीएसएफ का अमाउंट कितना होता है, तो होता तो कितना इतना होता है, कांस्टेंट जो इतना रहता है। टोटल पूछ लिया जाए कितना बनता है पर डे में, 720 ml। आवर में पूछ लिया जाए तो 30 ml। तो ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ये क्या है? क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। सीएसएफ का प्रोडक्शन है पर मिनट पूछा गया है, 30 ml पर आवरली पूछा गया है, टोटल पूछा गया है, और ये कांस्टेंट अमाउंट है ये भी कितना है ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, आप बोलोगे सर इतना प्रोडक्शन हो रहा है तो बाकी कहाँ जा रहा है? बाकी क्या क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करें, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? अरेक्नोइड विलाई। कहाँ पे? अरेक्नोइड, अरेक्नोइड विलाई ऑफ स्पाइनल वेन, स्पाइनल वेन। तो ये भी एक बार क्वेश्चन है, पूछा गया है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। क्या अगर सीएसएफ का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? सीएसएफ का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? अरेक्नोइड विलाई ऑफ स्पाइनल वेन, स्पाइनल वेन, अरेक्नोइड विलाई ऑफ स्पाइनल वेन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एवरेज अगर बात करें, एवरेज वॉल्यूम कितना है? तो ये एवरेज वॉल्यूम ये आएगा, ये इसको क्या बोला? एवरेज,
एवरेज वॉल्यूम पूछा जाए औसत, तो औसत वॉल्यूम होगा 150 ml, 150 ml। नेक्स्ट अपन बात करें बनता किससे है, तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि अरेक्नोइड विलाइड ऑफ वेन। अरेक्नोइड विलाइड ऑफ वेन क्या है, रीअब्जॉर्प्शन कर रही, वापस से रीअब्जॉर्प्शन कर रही। अगर इसमें क्या आ गए, इस वेन के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए, क्या आ जाए, ब्लॉकेज, तो क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया 720 ml है वो हर दिन बन रहा है, बाकी क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन होके फाइनल कितना बच रहा है, 150 ml, एवरेज अमाउंट मैंने ली बताया, तो बाकी 150 बच रहा है। मीन्स क्या है, लगभग 480 के लगभग जो 400 से 450 ml है वो क्या हो रहा है, 400 क्या ज़्यादा ही हो रहा है, लगभग 500 ml, लगभग 500 ml जो है CSF 500 ml, जो लगभग अबाउट 500 जो ml CSF क्या हो रहा है, वापस से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, हर दिन बन रहा है, हर दिन रीअब्जॉर्ब। किसके द्वारा होता है, अरेक्नोइड विलाइड स्पाइनल वेन के अंदर होता है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो क्या होगा, डिजीज होगी, तो दैट मीन्स इसको अंदर ब्लॉकेज आ जाए तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा क्या, नहीं होगा। और अगर फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा इसमें ब्लॉकेज में, डिजीज की बात कर रहा हूँ, ये तो कोई नॉर्मली अरेक्नोइड विलाइड के द्वारा, ये वेन के द्वारा, स्पाइनल वेन के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। आगे अपन जब न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब आएगा कि अरेक्नोइड विलाइड में ब्लॉक, तो अभी मैं थोड़ा बहुत रिव्यू दे रहा हूँ कि ब्लॉकेज अगर इसमें हुआ तो दैट मीन्स क्या नहीं होगा, इसका फंक्शन अफेक्ट होगा, दैट मीन्स रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फाइनली क्या होगा, जो CSF फ्लूइड है इसका क्या होगा, CSF फ्लूइड है इसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम। दैट मीन्स बनाने वाला तो रेगुलर बना रहा है, और लेकिन जो वापस रीअब्जॉर्प्शन करने वाला वो क्या हो गया उस वेन में ब्लॉक, तो अमाउंट क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और वॉल्यूम का बढ़ना और वॉल्यूम का इकट्ठा होना ही क्या है, हाइड्रोसिफिलस, क्या है, हाइड्रोसिफिलस। तो हाइड्रोसिफिलस के डेफिनेट, तो ये क्या है, डिजीज कंडीशन। हाइड्रोसिफिलस क्या आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल इजी है कि जब CSF रेगुलर बन रहा है लेकिन रीऑब्जर्वेशन करने वाली वेन में कोई ब्लॉकेज आ जाए, और ब्लॉकेज आने की वजह से ब्रेन के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाना नॉर्मल अमाउंट से, और नॉर्मल अमाउंट से बढ़ने के वजह से दिमाग के अंदर क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है, और हाइड्रो मतलब पानी जैसा सबस्टेंस है, और सिपिलस का मतलब ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर पानी भरना, दैट मीन्स हाइड्रोसिपिलस, और वो क्या है, डिजीज कंडीशन है। आपसे पूछा जाए इसका कोज क्या है, अरेक्नोइड विलाई या स्पाइनल वेन के अंदर क्या आना, ब्लॉकेज आना, अरेक्नोइड विलाइड और स्पाइनल वेन में क्या आना, ब्लॉकेज आना। तो ये तो होगी CSF के बारे में। अब अपन बात करेंगे CSF बनता कहाँ से है और किसका फ्लो किस तरफ होता है। तो ये तो CSF के बारे में पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही एग्जाम्स के अंदर, लोकल PSC एग्जाम हो, वो स्टेट लेवल के हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन CSF पे पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछा जा सकता है CSF बनता कहाँ से, या वॉल्यूम पूछा जा सकता है, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, या आपसे प्रोसीजर के अंदर विड्रॉल कहाँ से, कौन सी साइड से कर रहे हैं, मतलब L3 L4 से करते हैं, या अडल्ट के अंदर या बच्चों के अंदर कहाँ से करते हैं, पोजीशन कौन सी देते हैं, पर्पस क्या होता है CSF एनालिसिस का, प्रेशर कितना होता है, किससे नापा जा सकता है, क्या होता है, इन सब के बारे में ये सब कोई ना कोई क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नॉर्मल CSF प्रेशर कितना होता है, लाइंग पोजीशन में कितना होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इन सब के बारे में वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपन बात करते हैं CSF फ्लो के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है CSF फ्लो। CSF फ्लो का मीन्स है CSF बहता किधर से है, फ्लो किधर से किधर है, वो फ्लो होगा। तो CSF फ्लो, तो सबसे पहले फ्लो से पहले जानने के लिए अपन बात करते हैं CSF बनता कैसे है, कैसे बनेगा। तो CSF अगर फॉर्मेशन की बात करूं मैं, फॉर्मेशन तो फॉर्मेशन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फॉर्मेशन कहां से होगा, फॉर्मेशन होगा कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस क्या है, इसके बारे में बात करें तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज
नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑफ न्यूरॉन, दैट मीन्स न्यूरॉन सेल्स की कैपिलरी जो कि न्यूरॉन को ब्लड सप्लाई करती है, उनका एक जाल है, नेटवर्क है, और उस जाल से ब्लड फिल्टर होता है। जाल के अंदर, कैपिलरीज के अंदर क्या होता है? ब्लड, और ब्लड क्या होगा? फिल्टर्ड, और फिल्टर्ड होके फाइनली क्या बनेगा? CSF, एक क्लियर फ्लूइड बनेगा, जिसको अपन ने क्या बोला? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कई एग्जाम के अंदर, एक CSF का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? कोरॉइड प्लेक्सिस। क्या है ये? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। कैपिलरीज का एक गुच्छा है जिसमें हाई प्रेशर की वजह से परमेबिलिटी उनकी बढ़ के और वहां से फ्लूइड बनता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल तक प्रेजेंट होता है गुच्छे नुमा जाल, जिसको क्या बोला? कोरॉइड प्लेक्सिस। क्या बोला? कोरॉइड प्लेक्सिस। नेक्स्ट अपन कोरॉइड प्लेक्सिस से नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, और नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से न्यूरॉन और ब्लड से फिल्टर होके फाइनली क्या बनेगा? CSF क्या है? क्लियर फ्लूइड है। क्या है? क्लियर फ्लूइड। क्या है? क्लियर फ्लूइड। तो इस प्रकार CSF का है वो फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि CSF का फ्लो किस प्रकार होता है। तो इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि CSF है किस प्रकार से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फ्लो होता रहता है। तो इस डायग्राम का मैं समझाने के साथ साथ नॉमिनेशन भी करता रहूंगा, तो आप इनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसके आउटलाइन की बात करूं तो आउटलाइन में सबसे पहले ये जो लेयर है, ये लेयर कौन सी है? अंदर वाली पायोमेटर, इसके बाद में अरेक्नोइड, दैट मींस ये बीच में जो स्पेस है कौन सा है? सब अरेक्नोइड स्पेस। उसके बाद में जो ऐसा फोल्डिंग जो स्ट्रक्चर है, इस फोल्डिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं फॉलेक्स सेरेब्री। क्या बोलते हैं? फॉलेक्स सेरेब्री। इसके अलावा आपको दिख रहे हैं कि ब्रेन के दो हेमीस्फीयर जहां पे जाके कनेक्ट हो रहे हैं, और उस स्ट्रक्चर है कनेक्ट, जो एक लिगामेंटम लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोला कॉर्पस कैलोसम। क्या बोला? कॉर्पस कैलोसम। तो कैलोसम क्या है कि एक दो जो हेमीस्फीयर है ब्रेन के, दोनों हेमीस्फीयर को जो जोड़ने की जो बेस पॉइंट पे जो एक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोला? कॉर्पस कैलोसम। दोनों हेमीस्फीयर अलग अलग एक वर्टिकल लाइन से सेजेटल एक सुजर से जुड़े हुए होते हैं, और इस साइड का जो हेमीस्फीयर है इसको बोल सकते हैं राइट हेमीस्फीयर ऑफ ब्रेन। हेमीस्फीयर इसको बोल सकते हैं राइट हेमीस्फीयर, इधर वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट को बोल सकते हैं लेफ्ट हेमीस्फीयर। यहां तक क्लियर है? इसके अलावा जो कॉर्पस कैलोसम है, इसके जस्ट नीचे की ओर एक वेंट्रिकल्स चेंबर है, जिसको बोल सकते हैं लेटरल वेंट्रिकल। इसको अगर कॉमनली क्या बोल सकते हैं? लेटरल वेंट्रिकल। ये लेटरल वेंट्रिकल। तो लेटरल वेंट्रिकल क्या है? ये पूरा, और राइट साइड में है तो ये क्या होगा? राइट लेटरल वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। दैट मींस इसको लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकुलर, राइट लेटरल वेंट्रिकुलर। ये RLV, ये LLV। दैट मींस लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकुलर, राइट लेटरल। तो दो वेंट्रिकुलर मिलके जिस एक ओपनिंग के द्वारा थर्ड वेंट्रिकल्स के अंदर, तो दो वेंट्रिकल तो ये हो गए राइट और लेफ्ट के बाद में, दो के बाद में जो थर्ड वेंट्रिकल है, इसको क्या बोला? थर्ड वेंट्रिकल। और जो दोनों लेफ्ट लेटरल राइट लेटरल जो वेंट्रिकल्स है, इसकी ओपनिंग जिस एक ओरिफिस के द्वारा हो रही है, एक ओरिफिस है, उसको बोला इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन। क्या बोला? IVF का मतलब है इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन। फोरामेन्स का मतलब क्या है? ओपनिंग वेंट्रिकल्स के बीच में है, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में है, दैट मींस IVF इसको बोला इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन। फोरामेन का मतलब होता है एक ओपनिंग है और दोनों वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन। इंट्रा वेंट्रिकुलर के बाद में जो थर्ड वेंट्रिकल्स में जो ओपनिंग है,
उस ओपनिंग को बोला फोरामेन ऑफ, एफ ओ का मतलब फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो। तो आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कि फोरामेन ऑफ मोनरो है कहाँ पे पाई जाती है ओपनिंग, तो आप बोल सकते हो कि लेफ्ट जो थर्ड वेंट्रिकल्स है उसकी ओरिफिस, उसकी ओपनिंग को क्या बोला जाता है, फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाली ये डक्ट नुमा स्ट्रक्चर, और डक्ट नुमा स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिल्वेलाई ऑफ एक्विडक्ट, इसको बोला जाता है सिल्वेलाई, SYLVIN, सिल्वेलियन ऑफ एक्विडक्ट। इसकी फुल फॉर्म है SAD का मतलब है सिल्वेलियन ऑफ एक्विडक्ट। सिल्वेलियन ऑफ एक्विडक्ट कहां पे पाई जाती है, बिटवीन थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। एक डक्ट नुमा, एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, डक्ट का काम करती है जो कि थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ने का काम करती है, जिसके अंदर CSF फ्लूइड बहता है, उसको क्या बोला, सिल्वेलियन ऑफ एक्विडक्ट। और फोर्थ वेंट्रिकल का जो ओपनिंग है, जिससे जो है दो फर्दर ब्रांचेस है, उसको जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोला फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम। तो थर्ड वेंट्रिकल, जो आपने थर्ड वेंट्रिकल का ओपनिंग का देखा फोरामेन ऑफ मुनरो, फोर्थ वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है फोरामेन ऑफ मैग्नम, और फोरामेन ऑफ मैग्नम के बाद में दो ओपनिंग जो कि लेटरल ब्रांचेस का रूप ले रही है, दैट मींस लेटरल सब अरेक्नोइड स्पेस में वो फ्लूइड को ड्रेन कर रही है, उसको बोला फोरामेन ऑफ लुस्का, फोरामेन ऑफ लुस्का। दो लेटरल ब्रांच होती है जो कि सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर, ये सब अरेक्नोइड स्पेस है, इसमें CSF को क्या कर रही है, ड्रेन, क्या कर रही है, ड्रेन। तो सबसे पहले मैं वापस बता रहा हूं कि कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे जो स्ट्रक्चर है ब्रेन की, उसको बोला लेटरल वेंट्रिकल्स, दो होते हैं, राइट और लेफ्ट, और इसी के बीच में न्यूरॉन्स का एक कैपिलरी जाल होता है, और उस जाल को बोला कोरोइड प्लेक्सिस। जो ये जलेबी नुमा आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, जाल जैसा नजर आ रहा है, ये जो जहां पे मैं अभी बता रहा हूं, वो ये जाल क्या है, कोरोइड प्लेक्सिस, क्या है, कोरोइड प्लेक्सिस, प्लेक्सस। और कोरोइड प्लेक्सस क्या है, बेसिकली ये कैपिलरीज का जाल है, तो यहाँ से CSF बनेगा, तो यहाँ से CSF फिल्टर होके बनेगा, और बनते बनते CSF कहाँ आएगा, थर्ड में, और लेटरल से थर्ड में आया किस ओपनिंग के द्वारा, फोरामेन ऑफ मुनरो, और थर्ड में आने के बाद सिल्वेलस ऑफ एक्विडक्ट फोर्थ में, और फोर्थ से मुनरो के थ्रू दो अलग अलग विभाजन में देखने सब अरेक्नोइड में गया, उसको बोला फोरामेन ऑफ लुस्का। और फोरामेन और लुस्का ने कहाँ डाल दिया, सब अरेक्नोइड में। और अभी अभी मैंने बताया सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर अरेक्नोइड विलाई जो कि वेन्यूल्स होती है, वो इस CSF को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। तो इस प्रकार यहाँ से बनता है, और इस प्रकार रिफ्रेश फ्लूइड है वो यहाँ जाके यहाँ जाते जाते वो एब्जॉर्ब हो जाता है। दैट मीन्स इस प्रकार ये फ्लो है रेगुलर चलता रहता है, हर दिन चलता रहता है। तो जितना बनता है वो एक कांस्टेंट अमाउंट में रह जाता है, और इस फ्लो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट, ब्लॉकेज आता है, तो वो डिजीज कंडीशन होगी, वो क्या होगी, हाइड्रोसिफिलिस। तो अब अपन आगे डिजीज पढ़ेंगे, हाइड्रोसिफिलिस में अलग अलग टाइप्स होंगे। अलग अलग टाइप्स का मतलब क्या है, हाइड्रोसिफिलिस का बोलेंगे जब यहाँ अगर कोई रुकावट हो गई हो, और रुकावट नहीं है तो आगे नहीं जा पा रहा, आगे नहीं जा पा रहा तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, या इस वाले फोरामेन में कोई स्टेनोसिस, या इस वाली डक्ट में कोई स्टेनोसिस हो गया हो, इस डक्ट में स्टेनोसिस की वजह से यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, तो नीचे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, या यहाँ कोई रुकावट है, यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ कोई ट्यूमर हो सकता है। तो वेरियस जो रीजन है हाइड्रोसिफिलिस के, वो सभी इसी से क्लियर हो जाएंगे आपको। दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन में अगर रुकावट है, दैट मीन एब्जॉर्ब करने वाला अरेक्नोइड विलाई में कोई दिक्कत है, या इस जो फ्लो है, फ्लो में कुछ रास्ता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो सारा का सारा वो कोज करेगा हाइड्रोसिफिलिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो है ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, कहाँ से शुरू हो रही है, फोरामेन ऑफ मैग्नम से ये कॉक्सिक्स तक, L1 तक ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके बाद में नीचे सेक्रम और कॉक्सिक्स प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार कॉर्पस कैलोसम से आपको समझ में आ गया, ये दोनों हेमीस्फीयर को जोड़ता है, बेस पार्ट होता है, दोनों हेमीस्फीयर को अटैचमेंट का काम करता है, वो क्या कहलाती है, कॉर्पस कैलोसम।
कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट अपन ने बात की थी कॉर्पस कैलोसम, बाद में वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल में राइट लेफ्ट, उसके बाद में थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये तो होता है सेरेब्रम के अंदर, ये होता है पोन्स के अंदर, मेडुला ऑब्लिंगेटा या ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट, और उसके बाद में क्या हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो होगी नॉर्मल जो एनाटोमी है वो किस प्रकार है, सीएसएफ है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। उसके बाद में अपन ने फॉर्मेशन देखा। तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक आगे शुरू करने के लिए इसको एक बार से रब कर रहा हूँ इधर से। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आएगा सीएसएफ बनता कहाँ है और किस प्रकार से सीएसएफ का फ्लो होता है, इसमें से क्वेश्चन क्या क्या पुटअप कर हो सकते हैं वो सब आपने देख लिया था। अब अगर इस सीएसएफ के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, दैट मीन्स जैसा कि कल मैंने बताया था एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर बना रही, उसमें अगर किसी भी प्रकार का अगर मिस्टेक्स हो जाए या किसी न किसी स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन का, इस इन्फेक्शन का मेनिंजेस तक होते हुए सीएसएफ में इन्फ्लामेशन हो जाए, सीएसएफ में इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा, सीएसएफ की जांच करेंगे। तो सीएसएफ का क्या करेंगे, एनालिसिस। सीएसएफ का क्या करेंगे, एनालिसिस। एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीएसएफ का क्या लेना पड़ेगा, सीएसएफ सैंपल लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि सीएसएफ है, सीएसएफ का सैंपल है वो कैसे लिया जाना चाहिए, कहाँ से लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सैंपल। तो विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब है कहाँ से वो है सैंपल निकाला जाएगा। विड्रॉल कहाँ से करते हैं, जनरली L3 L4 जो है रीजन, ये वाला जो रीजन है, इस वाले जो रीजन के अंदर एक LP निडल लंबर पंचर निडल, ये इसको बोलते हैं लंबर पंचर निडल है। इसका इस्तेमाल करके ये कितने गोज की होती है, 26, 27 और 28 गोज की है वो निडल होती है। मेन प्रीफर करते हैं 27 गोज, 27 गोज की जो निडल है और लंबाई इसकी काफ़ी होती है और वो निडल है। इसको विड्रॉन के सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सीएसएफ का प्रोसीजर है कि यहाँ पे कहाँ से विड्रॉल लिया जाता है या सीएसएफ कहाँ से सैंपलिंग की जाती है। तो सैंपलिंग की जाती है अडल्ट के अंदर L3 L4। क्यों की जाती है, क्योंकि आप लिख सकते हो इसका रीजन देख सकते हो, मोर स्पेस। तो इस वर्टिब्रास में क्या होता है, जगह ज्यादा होती है और इजी टू टेक और इजी प्रोसीजर इजी ले सकते हैं, इसलिए ये साइड चूज की थी L3 L4। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि सीएसएफ का ड्रेन करना है, सीएसएफ सैंपलिंग के लिए आप पोजीशन कौन सी दोगे, पोजीशन। तो पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या दोगे, तो सीएसएफ ड्रेन के लिए अपन बोल सकते हैं फीटल पोजीशन बोल सकते हो पोजीशन के अलावा, और लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन भी बोल सकते हो, लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन with toward head and lateral recombinant position with knee flex toward chest and neck toward चेस्ट। दैट मीन्स मतलब है गर्दन भी चेस्ट की ओर और टांगे भी चेस्ट की ओर, और गर्दन और टांगे चेस्ट की ओर, और गर्दन तो ये अगर मैं बात करूँ कोई पर्सन है और पर्सन के अंदर छोटा सा मैं बना रहा हूँ आपको समझने के लिए, और समझने के लिए क्या है, कोई पर्सन है और पर्सन का ये सुपाइन पोजीशन में लेटा है। अब उसका सैंपलिंग लेना है, तो ये सैंपलिंग लेने में साथ में पर्सन को किस तरह से बेंड करेंगे, ये इसका चेस्ट एरिया, दैट मीन्स गर्दन भी और टांगे भी इस तरफ, तो ये गर्दन इस तरफ चेस्ट की तरफ, ये क्या है चेस्ट, ठीक है। तो गर्दन भी चेस्ट की तरफ, टांगे भी चेस्ट की तरफ, तो दैट मीन्स ये कैसी पोजीशन होगी, सी शेप पोजीशन। कैसी पोजीशन है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पोजीशन कौन सी, सी शेप। और माँ का जो पेट होता है, माँ के पेट में बच्चा भी किस प्रकार होता है, इधर हेड होता है, इधर जो है वो क्या होता है, फुट। तो माँ के पेट में भी बच्चा इधर ऐसे ही होता है, जो सर नीचे होता है, पाँव ऊपर होता है और बीच में से ऐसे सी शेप में पोजीशन। तो इसको क्या बोला, फीटल पोजीशन, या आप बोल सकते हो लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन, या आप बोल सकते हो नी फ्लेक्स टुवर्ड चेस्ट और
नेक फ्लेक्स टुवर्ड टेस्ट, दैट मीन्स कौन सी पोजीशन होगी, सी शेप पोजीशन। तो पोजीशन की बात करें तो कौन सी पोजीशन होगी, फीटल पोजीशन, सी शेप पोजीशन, या ये लैंग्वेज के अंदर ये भी पोजीशन पूछा है। ये और जैसे ही सी शेप पोजीशन होगी तो वर्टिब्रास के अंदर ये अवग्र पोजीशन है, तो वर्टिब्रास में ऐसे ही ऐसे सी शेप पोजीशन होने से ये क्या होगा, स्पेस है वो बढ़ेगा, तो नर्व इंजरी की जो चांसेस है वो क्या होंगी, कम से कम। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पोजीशन के बाद में पर्पज के, सीएसएफ के जो सैंपलिंग के है वो पर्पज क्या है, क्यों ले रहे हैं, पर्पज या एम, तो एम क्या है, एम या पर्पज, तो सीएसएफ सैंपलिंग है, इसका पर्पज क्या क्या हो रहा है, मतलब क्यों ले रहे हैं, तो किस लिए ले सकते हैं पर्पज, हाँ पर्पज ये हो सकता है इसका टू टेक सैंपल फॉर एनालिसिस या कल्चर पर्पज के रूप से, कल्चर से ये पता चलेगा कि माइक्रोबियल ग्रोथ तो प्रेजेंट नहीं है, या फॉर कोई ड्रग एनेस्थेसिया वगैरह है, ड्रग एनेस्थेसिया का मतलब है जब अगर डिलीवरी करवानी है एपिड्यूरल एनेस्थेसिया में, ये कोई सर्जरी करानी है, सर्जरी के अंदर स्पाइनल अगर एनेस्थेसिया देना है, स्पाइनल एनेस्थेसिया का मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ ऐसी ड्रग इंजेक्ट करेंगे जिसकी वजह से लोअर पार्ट का हो जाएगा सेंसेशन लॉस्ट, तो स्पाइनल एनेस्थेसिया देना है, या कोई ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, जैसे कि मेनिंजाइटिस या ट्यूबरकुलर जो है स्पाइनल टीबी वगैरह हो जाती, तो कुछ जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह है जो कि स्पाइनल रूट से डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है सीएसएफ के अंदर, ताकि इन्फ्लामेशन से जल्दी राहत मिल सके। तो उस कंडीशन में आपको निडल अगर इंसर्ट करनी है तो प्रोसीजर ये का यही करना पड़ेगा, चाहे आपको सैंपल लेना हो या कोई एडमिनिस्टर करना हो, सारा का सारा प्रोसीजर एक का यही है। तो आपको कोई अगर ड्रग देनी है या कोई एनेस्थेसिया देना है सर्जरी वगैरह के लिए, या आपको कोई डिजीज कंडीशन है तो कल्चर कराना है या एनालिसिस करना है अमाउंट फ्लूइड वगैरह का, तो भी क्या करना पड़ेगा, सीएसएफ जो है पंचर करना पड़ेगा, लंबर पंचर है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीएसएफ की प्रेशर की, कि सीएसएफ होता है इसका प्रेशर क्या होता है, कैसे मापा जाता है। तो सीएसएफ प्रेशर ये भी एक बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि सीएसएफ का जो प्रेशर है किसके द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसका आंसर आएगा हाइड्रोमीनोमीटर। तो क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क है कि हाइड्रोमीनोमीटर से क्या है, हाइड्रोमीनोमीटर से सीएसएफ का प्रेशर मापा जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्या प्रोसेस होता है जब इंसर्ट हाइड्रोस जो है, हाइड्रोस इसकी सहायता से इसका जो कैथेटर होता है हाइड्रोमीनोमीटर का कैथेटर, इसके कैथेटर को वेंट्रिकल से यहाँ पे क्रेनियोटोमी करते हैं, क्या करते हैं, क्रेनियोटोमी का मीन्स होता है फ्रेंड्स, ओटोमी का मीन्स होता है ओपनिंग, ओटोमी का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, ओपनिंग। तो दैट मीन्स क्रेनियम, इसको क्या बोला, क्रेनियम की ओपनिंग करके एक कैथेटर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है, और कैथेटर क्या होता है, किसका होता है, हाइड्रोमोनोमीटर। वो कैथेटर के ऊपर बैलून के ऊपर जितना प्रेशर आएगा वो मशीन के अंदर वो प्रेशर है वो रीडिंग बता देगा, और रीडिंग बताना क्या है, प्रेशर का मॉनिटराइजेशन। दैट मीन्स क्रेनियोटोमी की सहायता से कैथेटर को वेंट्रिकल्स के अंदर इंसर्ट करके प्रेशर का मॉनिटर करना किया जाता है, वो किसकी सहायता से, हाइड्रोमीनोमीटर। तो कई बार ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रोमीनोमीटर डिवाइस यूज्ड फॉर सीएसएफ प्रेशर, आंसर क्या आएगा, सीएसएफ प्रेशर। तो सीएसएफ का प्रेशर किसके द्वारा, हेल्प ऑफ हाइड्रोमीनोमीटर। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं नॉर्मल सीएसएफ का प्रेशर कितना होता है। तो नॉर्मल प्रेशर अगर बात करें, नॉर्मल प्रेशर तो सीएसएफ है उसका नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, अलग अलग मैं बता रहा हूँ, 60 से 110 mm ऑफ Hg के अंदर ये है, और कई बुक्स के अंदर ये भी आपको मिलेगा 175 सेंटीमीटर ऑफ H2O। सेंटीमीटर ऑफ H2O का मतलब सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और सेंटीमीटर ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, H2O क्या है, सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो जो नॉर्मल प्रेशर है ये भी कॉम्पिटिटिव व्यू से वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क है
क्योंकि अगर आपको mm ऑफ Hg में पूछे तो 60 से 110, और अगर सेंटीमीटर ऑफ H2O में पूछे तो 50 से 175, 50 to 175 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ये तो होता है नॉर्मल प्रेशर ऑफ CSF। अब जो CSF का प्रेशर है वो लाइंग पोजीशन में के अंदर अलग हो सकता है, और लाइंग के अलावा सुपाइन अगर कोई सिटिंग पोजीशन है तो सिटिंग पोजीशन के अंदर आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो लाइंग पोजीशन के अंदर जो प्रेशर है वो 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। जब पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में सो रहा है और सोने के साथ अगर CSF प्रेशर मेजर किया जाए तो उसका होगा 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O, और सीटिंग के अंदर अगर मेजर किया जाए तो H2O 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। और साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये CSF की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होती है? CSF की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी थी 1.005, CSF की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? तो ये भी एक बार क्वेश्चन है पूछा गया है, ये भी स्टार मार्क पॉइंट है। तो CSF की ग्रेविटी पूछी जा सकती है, आपको प्रेशर किसे मापा जा सकता है ये पूछा जा सकता है, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लाइंग कंडीशन में कोई पेशेंट का थ्योरी बना के पूछा जा सकता है तो 10 सेंटीमीटर, और सिटिंग पोजीशन में तो पूछा जा सकता है। पोजीशन आपसे पूछी जा सकती है, पोजीशन क्या है। साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो है इसमें विड्रॉल कौन सी साइड से किया जाता है, L3 L4 अडल्ट में है, क्योंकि यहाँ पे EG2 है, रीचेबल है और मोर स्पेस होता है। ये सारा का सारा प्रोसेस है, पर्पज पूछा जा सकता है। तो CSF फ्लूइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड का जो फ्लो है वो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोरोइड प्लेक्सिस से लेटरल वेंट्रिकल में फॉर्मेशन होता हुआ थर्ड में आता है, थर्ड से एक्वेडक्ट के थ्रू फोर्थ में, फोर्थ से मुनरो से फिर लुस्का के थ्रू अरेक्नोइड विलाई में, अरेक्नोइड स्पेस में चल जाता है, अरेक्नोइड स्पेस से ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है अरेक्नोइड विलाई वेन्स के द्वारा। तो ये तो हो गया CSF क्या होता है, CNS फ्लूइड क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए, और अगर लाइक नहीं किया है चैनल को तो लाइक करो, और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि उन लोगों तक भी ये नॉलेज है वो पहुँच सके। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास।